हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को देखते हैं और जब हम अपने रिश्तों पर गौर करते हैं तो सबसे अहम पहलुओं में से एक है सातवां भाव लग्न चार्ट में, यानी D1 चार्ट में सातवें भाव के स्वामी की स्थिति, कौन सा योग है, कौन सा दोष है। ये सब भी एक अहम रोल अदा करता है ये जानने के लिए कि क्या शादियां ये यूनियन फलदायक होगी, खुशहाल होगी या स्थिर रहेगी। स्थिरता की जांच चौथे भाव से भी होती है जो घरेलू सुख और दिमागी सुकून का भाव है, और आपकी रोमांटिक जिंदगी भी पांचवें भाव से देखी जाती है। तो बहुत बार चौथे भाव की सेहत या उसके संबंध बताएंगे कि आपकी घरेलू जिंदगी खुशहाल है या नहीं। पांचवा भाव बताएगा कि आपकी रोमांटिक जिंदगी अच्छी है या नहीं। पांचवें और सातवें भाव के बीच रिश्ता बताएगा कि आपकी शादी होगी भी या नहीं। और महिलाओं के लिए करक बृहस्पति और मर्दों के लिए शुक्र की सेहत और स्थिति बताएगी कि वैवाहिक जिंदगी खुशहाल रहेगी या नहीं, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा या नहीं। और आखिरी स्तर पर नवांसा वैलिडेट करती है कि लग्न चार्ट D1 चार्ट क्या कहता है। अगर नवांसा D1 चार्ट से बिल्कुल अलग कहानी सुना रही है तो मतलब के राशि आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी और मौका देती है एक खुशहाल वैवाहिक जिंदगी का, क्योंकि आपके D1 प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर नवांसा चुनौतियां दिखा रही है तो मतलब कि आप अपनी मर्जी से, अपनी ही वजहों से, अपनी ही मुश्किलों से अपनी शादी खराब करते हो। और इसको और पुख्ता करने के लिए कि क्या आपकी नवांसा ये दिखा रही है कि सच में आपके अपने रवैये, आपकी अपनी आदतों की वजह से चुनौतियां या मुश्किलें आ रही हैं। एक और जरिया जो हमें शादीशुदा जिंदगी और उस यूनियन में और तेज समझ देता है वो है उपपद लग्न का इस्तेमाल। अब उपपद लग्न क्या है? उपपद लग्न और कुछ नहीं बल्कि 12वां भाव, उसके स्वामी की स्थिति, उतनी ही दूरियां, मतलब कि वो 12वें भाव से कितनी दूर है। उसी तरह जहां 12वां स्वामी हो वहां से उतनी ही जगह दूर जाने पर जो भाव बनता है वही उपपद लग्न होता है। मैंने उपपद लग्न पर एक अलग वीडियो बनाया है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक्स दूंगा। अगर आप नहीं जानते कि उपपद लग्न क्या है तो कृपया उसे जरूर देखें। हालांकि उपपद लग्न बहुत अहम है। उपपद लग्न में लग्नेश की स्थिति भी बहुत अहम है जो न सिर्फ ये पुष्टि करती है कि D1 क्या कह रहा है और नवांसा क्या बता रही है, बल्कि एक और गहरा और बारीक नजरिया भी देती है। और इसलिए अगर आप रिश्तों के नजरिए को और सूक्ष्म स्तर पर और बारीक तरीके से परखना चाहते हैं, शादीशुदा जिंदगी पर गौर करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल मच रही है, तो आप नवांसा और उपपद लग्न को साथ में देखो। तो मैं एक ऐसे शख्स की कुंडली में कूदना चाहता हूं जो आजकल ग्लैमर वर्ल्ड में, मीडिया वर्ल्ड में, खास तौर पर वेस्ट में एक बहुत मशहूर हस्ती है। और वो एक सोशलाइट भी है, टीवी मीडिया स्टार भी है और दुनिया के टॉप मॉडल्स में से एक है और जिसके बहुत सारे फैन हैं और दुनिया भर में उसकी बहुत फॉलोइंग है। मैं बात कर रहा हूँ एक नाम की किम कार्दशियन। वो उन कार्दशियन शोज का भी हिस्सा है जहाँ पूरा परिवार शामिल है और वो अपनी शोहरत या बदनामी पर चढ़ी स्टाइलिश होने की वजह से और एक दूसरी सोशलाइट पेरिस हिल्टन की दोस्त की वजह से, और फिर एक सेक्स टेप रिलीज हुई और उसके बाद उसकी शादियां, उसका भागकर शादी करना और उसके बाद उसके तलाकों की तादाद और फिर एक टीवी शो आना और अलग अलग शोज, अलग अलग ग्लैमर इवेंट्स में उसकी मौजूदगी, उसकी तस्वीरें, उसका लाइफस्टाइल और तमाम चीजें जो उसकी जिंदगी में हर वक्त होती रहती हैं। इन सब के लिए वो हमेशा खबरों में बनी रहती है। लेकिन वो सबसे ज्यादा मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने ग्लैमर के लिए, अपने ग्लैमर कलेक्शन के लिए और अपनी रोमांटिक जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी के लिए। उसने 3 शादियां की और तीनों बार तलाक फाइल किया, यानी उसे पहले ही 2 तलाक हो चुके हैं और तीसरा तलाक अब बहुत जल्द कान्ये वेस्ट के साथ आ रहा है। अब ऐसा क्यों है कि वो अक्सर डेटिंग के बजाय शादी कर लेती है?
बेशक वो बहुत सारे मर्दों को डेट भी करती है, लेकिन शादी भी कर लेती है और फिर कुछ ही सालों में तलाक भी ले लेती है। तो आखिर वो क्या करती है या उसकी जिंदगी में क्या होता है जिसकी वजह से उसकी शादियां तलाक पर खत्म होती हैं? तो चलो एक गहराई से एक चार्ट, फिर नवामसा चार्ट और साथ में उसके उपपद लग्न को देखते हैं। ये रही किम कार्दशियन की कुंडली। अब ये है किम कार्दशियन की कुंडली। जैसा कि आप देख सकते हैं, लग्न वृश्चिक राशि का है, जिसमें मंगल ठीक लग्न में ही है। उसका 7वां स्वामी शुक्र है, जो 10वें भाव में है, और शुक्र 12वें भाव का भी स्वामी है। ये उसके लिए एक अहम जगह है, क्योंकि लग्न चार्ट में 12वां भाव वो भी है जो उपपद लग्न की शुरुआत को दिखाता है। तो चलो पहले एक चार्ट देखते हैं। उसका 7वां स्वामी 10वें भाव में जा रहा है और साथ ही 12वें भाव का स्वामी होना ये दिखाता है कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत बेड के सुख या रोमांस के जरिए करती है। रोमांस इसलिए भी क्योंकि चांद 5वें भाव में है, यानी उसका दिमाग हमेशा एक रोमांटिक रिश्ते के जरिए किसी रिश्ते में पड़ने को तैयार रहता है। ये इसलिए भी क्योंकि चांद बृहस्पति को स्पेक्ट करता है, तो बृहस्पति जो 5वें भाव रोमांस का स्वामी है 11वें भाव में है, और चांद बृहस्पति को स्पेक्ट करता है। चांद 9वें भाव का भी स्वामी है, तो उसका दिमाग हमेशा एक मर्द को तलाशता है, एक बृहस्पति को तलाशता है रोमांटिक रिश्ते के जरिए, और उसे वो मिलता है सुख के जरिए, डेटिंग के जरिए जो उसके ग्लैमर से जुड़ा है। तो जिन्हें वो डेट करती है वो लोग खुद ग्लैमर इंडस्ट्री से, ग्लैमर दुनिया से हैं। वो खुद एंटरटेनर हैं, म्यूजिशियन हैं। ये 5वां भाव भी दिखाता है, ये शुक्र भी दिखाता है। तो वो उन लोगों के साथ डेटिंग या रोमांटिक रिश्ते में पड़ती है जो खुद म्यूजिक वर्ल्ड से हैं, आर्टिस्टिक वर्ल्ड से हैं, उसकी दुनिया से जुड़े हैं, बेड के सुख से जुड़े हैं। यानी वो उन्हें डेट करती है, उनके साथ रोमांटिक रिश्ता बनाती है और फिर उनसे शादी कर लेती है। शादी क्यों? क्योंकि चांद 9वें भाव धार्मिक रस्म शादी का स्वामी है और 5वें भाव रोमांस में बैठा है, और बृहस्पति 11वें भाव में को स्पेक्ट करता है, लेकिन शनि के साथ खेलता है। शनि 4थे भाव घरेलू सुख का स्वामी है, तो उसका 5वां स्वामी बृहस्पति 11वें भाव में खेल रहा है, जहां वो सेलिब्रिटीज से जुड़ती है जो खुद बहुत बहुत मशहूर हैं, और उनके साथ एक घर बसाती है, क्योंकि शनि 4थे भाव का भी स्वामी है। तो वो रोमांटिक रिश्तों, डेटिंग या सेक्सुअल अट्रैक्शन के जरिए मर्दों से जुड़ती है और फिर उनसे शादी कर लेती है, और शनि कुछ स्थिरता तो देता है। हालांकि केतु शनि के दूसरे साइन 3रे भाव में बैठा है, और केतु उसकी शादी की जिंदगी को खराब कर देता है, क्योंकि केतु शनि और बृहस्पति दोनों को 11वें भाव में स्पेक्ट करता है। केतु 7वें भाव शादी को भी स्पेक्ट करता है, और केतु शनि और बृहस्पति दोनों को 11वें भाव में स्पेक्ट करता है। शनि उसका नक्षत्र स्वामी भी है। चांद 5वें भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, जिसका स्वामी शनि है। तो केतु का 5वें भाव पर स्पेक्ट, केतु का 9वें भाव पर स्पेक्ट, केतु का शनि और बृहस्पति पर उसके 9वें स्पेक्ट के जरिए स्पेक्ट, और वो भी 11वें भाव में, ये रिश्तों को खराब करता है। अब जब आप नवामसा देखते हैं तो नवामसा में केतु ठीक 7वें भाव में ही बैठा है और कर्क राशि में। कर्क वो राशि है जो 9वें भाव धार्मिक रस्मों को रूल करती है, और चांद 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव रोमांस में बैठा है। तो केतु के जरिए बने रिश्ते नवामसा चार्ट में उसको नकार रहे हैं। साथ ही नवामसा चार्ट में चांद जो 7वें भाव का स्वामी है 8वें भाव रुकावटें या मुश्किलें में चला जाता है, और नवामसा में उसका 6ठा स्वामी कोर्ट केस रिश्तों के नुकसान का भाव, जिसका स्वामी बुध है, 5वें भाव में बैठा है। तो क्योंकि बुध अपने से 12वें स्थान पर है, यानी रिश्तों के नुकसान का भाव, उसके रिश्ते खत्म होते हैं। खास तौर पर क्योंकि बुध नवामसा में 9वें भाव धार्मिक रस्मों का भी स्वामी है, और यहाँ नवामसा चार्ट में बुध वृषभ राशि में बैठा है, जिसका स्वामी शुक्र है, और वृषभ लग्न चार्ट में 7वां स्वामी है या 7वें भाव को रूल करता है।
ये बहुत अहम है क्योंकि बृहस्पति कन्या राशि में है, जिसका स्वामी बुध है, तो बुध एक अहम प्लेसमेंट है, खासकर उसके नवांसा चार्ट से जुड़ा हुआ, जो उसके रिश्तों को खत्म करता है। अब जब आप उसके उपपद लग्न को देखते हैं, उपपद लग्न निकालते कैसे हैं? हम लग्न चार्ट में 12वें भाव को देखते हैं और देखते हैं कि 12वां स्वामी 12वें भाव से कितनी दूर है। 12वां भाव शुक्र का है और शुक्र 12वें भाव से 11 भाव दूर बैठा है, जिसका वो स्वामी है। तो जब आप शुक्र को 11 भाव दूर देखते हो तो तुम उससे आगे 11 भाव और गिनते हो, जहां से शुक्र बैठा है वो बनता है तुम्हारा उपपद लग्न। तो जब तुम 10वें भाव से गिनना शुरू करते हो, जहां शुक्र है, तो उपपद लग्न 8वें भाव में मिथुन राशि में पड़ता है, जिसका स्वामी बुध है। और क्योंकि बुध 8वें भाव उपपद लग्न को रूल करता है और बृहस्पति बुध की दूसरी राशि कन्या में बैठा है, ये उसके लिए चुनौतियां पैदा करता है। तो जब आप उपपद लग्न देखते हैं, मैं जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है उपपद लग्न। और अगर आप उसके उपपद लग्न को देखें जो मिथुन राशि है, तो बुध उपपद लग्न का स्वामी 5वें भाव में जाता है। तो उपपद लग्न का स्वामी फिर से 5वें भाव में जा रहा है, यानी बार बार 5वें भाव रोमांटिक रिश्ते का कनेक्शन। और बुध कहाँ बैठा है? बुध उस राशि में बैठा है जो रिश्तों की राशि है। शुक्र की राशि तुला और शुक्र और सूर्य दोनों राशि बदलते हैं। और यहाँ फिर से उपपद लग्न में बृहस्पति और शनि दोनों चौथे भाव में हैं, लेकिन कन्या राशि में, यानी वो एक रोमांटिक रिश्ते के जरिए शादी जरूर करती है, क्योंकि उपपद लग्न का स्वामी 5वें भाव रोमांटिक लियाज में जाता है। हालांकि बृहस्पति चौथे भाव में शनि के साथ है, लेकिन कन्या राशि में। कन्या राशि उस इंसान की राशि है जो बहुत एनालिटिकल होता है। ये उपपद लग्न में दिखाता है कि वो अपनी शादियों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में बहुत एनालिटिकल है और बहुत जल्द तलाक फाइल कर देती है। और अगर आप देखें कि उसने तीनों रिश्तों में तलाक क्यों फाइल किया, तो हमेशा उसने अपने पार्टनर पर ही इल्जाम लगाया, ज्यादती, बदसलूकी और बेवफाई के इल्जाम या गलतफहमियां या बेमेल होना। तो अपने पति के बारे में बहुत एनालिटिकल होने के कारण, हालांकि शुरू में एक प्रेम रिश्ते, एक रोमांटिक रिश्ते के जरिए शादी में आना, जो उसकी उपपद लग्न चार्ट भी देती है, क्योंकि यहाँ शनि फिर से 9वें भाव को रूल करता है और चौथे भाव में बैठता है, तो शादी के जरिए वो एक घरेलू जिंदगी बसाती है जो एक रोमांटिक रिश्ते से आती है, लेकिन वो टूट जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि D1 चार्ट का स्वामी मंगल छठे भाव में वृश्चिक का है, यानी वो जल्दी रिश्ते में पड़ती है, लेकिन जल्दी तलाक भी ले लेती है। और दूसरा कारक है केतु। केतु यहाँ उसके 12वें भाव को स्पेक्ट करता है, जिसका स्वामी शुक्र है। केतु उसके चौथे भाव घरेलू जिंदगी, घरेलू सुख को भी स्पेक्ट करता है। तो केतु का उपपद लग्न में चौथे भाव पर स्पेक्ट, जिस पर बुध उपपद लग्न का स्वामी का कंट्रोल है और बुध 5वें भाव में है, ये बताता है कि वो कई रिश्तों में पड़ती है, लेकिन सब रिश्ते तलाक में खत्म होते हैं, नुकसान में बदल जाते हैं। और बृहस्पति अगर आप देखें 7वें भाव का स्वामी भी है और कन्या राशि में जाता है, लेकिन केतु की स्पेक्ट के नीचे। और अगर आप दोबारा नवांसा चार्ट पर लौटें, जहां आप उपपद लग्न और उसके प्लेसमेंट को नवांसा चार्ट से रिलेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि नवांसा चार्ट में बुध 5वें भाव में वृषभ राशि में बैठा है। तो नवांसा चार्ट में 5वां भाव 9वें भाव शादी को रूल करता है, लेकिन यहाँ नवांसा चार्ट में चुनौती ये है कि लग्नेश शनि चौथे भाव में नीच का हो जाता है और मंगल की स्पेक्ट के नीचे जो D1 चार्ट में छठे भाव को रूल करता है। तो शादी में आक्रमण की वजह से मंगल तुला राशि शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र खुद वृश्चिक राशि में 11वें भाव में चला जाता है। तो ये नवांसा चार्ट जहां बुध 5वें भाव में है का उपपद लग्न, जहां बुध फिर से 5वें भाव में जाता है, के साथ बहुत मजबूत कनेक्शन है। शनि नवांसा चार्ट में चौथे भाव में है, शनि उपपद लग्न में भी चौथे भाव में है, मंगल उपपद लग्न में है।
मंगल छठे भाव में है और लग्न उपपद लग्न को भी स्पेक्ट करता है। मंगल 9वें भाव रिश्ते को भी स्पेक्ट करता है और शनि चौथे भाव में जाता है तो शनि नवांशा चार्ट में चौथे भाव में भी और उपपद लग्न में भी। बुध जो उपपद लग्न का स्वामी है 5वें भाव में जाता है उपपद लग्न में भी और नवांशा चार्ट में भी। और केतु नवांशा चार्ट में 7वें भाव में खेलता है और केतु उसके उपपद लग्न में चौथे भाव घरेलू सुख पर स्पेक्ट डालता है। तो दोस्तों ये दिखाता है कि उसका D1 चार्ट एक स्थिर लंबी और खुशहाल शादी का वादा तो दिखाता है, हालांकि कई रोमांटिक रिश्ते भी हैं और शादी का वादा भी है, लेकिन शादी हमारे अपने कर्मों से हमारे अपने अतिविश्लेषणात्मक नजरिए से खराब होती है। बेशक उन लोगों से भी चुनौतियां हैं जिनसे उसने शादी की, क्योंकि शादी में आक्रमण एग्रेशन जरूर दिखता है, यूनियन में भी एग्रेशन दिखता है, खास तौर पर क्योंकि शनि नवांशा चार्ट में चौथे भाव में नीच का हो जाता है और शनि नवांशा चार्ट में लग्नेश भी है। तो नवांशा चार्ट में काफी कनेक्शन हैं जो दिखाते हैं कि आपदा की साजिश बन चुकी है और ये उपपद लग्न से पुष्टि होती है जो दिखा रहा है कि उसका अतिविश्लेषणात्मक नजरिया उसकी अतिविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति मुसीबत खड़ी कर रही है और रिश्ते को खराब कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप कई तलाक होते हैं। जहां केतु भी एक खिलाड़ी है, नवांशा चार्ट में वह चुनौतियां पैदा करता है और उपपद लग्न में भी लंबी खुशहाल शादी से इनकार करता है। तो दोस्तों इसी तरह आप नवांशा चार्ट को उपपद लग्न के साथ देखते हैं। अपनी कुंडलियों में देखो कि क्या ये एक ट्रेंड बन गया है, न सिर्फ दुनिया भर में अब जहां कई रिश्ते हो रहे हैं और कई शादियां भी हो रही हैं, बल्कि क्या हम अपनी मर्जी से अपने ही रवैये से रिश्ते को खराब कर रहे हैं, क्योंकि राशि में पहले से ही बहुत कुछ विधान है, उसके ऊपर हमारे अपने कर्म भी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम शादी की पवित्रता को जितना हो सके बचाएं और पहले जब आप किसी रिश्ते में पड़े तो सब कोनों को देख लें, फिर रिश्ते में पड़े उसे स्थिर रखने की कोशिश करें और जब तक बहुत बड़ी दुर्गम चुनौतियां न हो तब तक निकलने का रास्ता भी होता है। तो दोस्तों नवांशा चार्ट के साथ अपने उपपद लग्न को समझो, देखो कि तुम्हारे सामने क्या दरवाजे खुलते हैं एक फलदायक शादी के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक करो, ये वीडियो शेयर करो और अगर तुम मेरी निजी सलाह पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करो। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।